ऑलराइट एवरीवन, लेट्स कम बैक। प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ स्वैप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी अपन लोग लास्ट फ्यू क्लासेस से प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, फिर अपन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। अभी अपने प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे अपन सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस करते हैं, सीरीज ऑफ पेमेंट्स जो है वो एक्सचेंज करते हैं बिटवीन टू काउंटर पार्टीज। बेसिकली इट्स अ स्वैप, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट्स। अपन लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा था इंटरेस्ट रेट स्वैप का। जब मैं आपको स्वैप से इंट्रोड्यूस करवाया था तो वहां पे मैंने आपको इंटरेस्ट रेट स्वैप्स के बारे में पढ़ाया था और दिखाया भी था कि कैसे अपन स्वैप्स को यूज करके एक फ्लोटिंग रेट को फिक्स रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक फिक्स रेट एक्सपोजर को फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपन लोग ने एफआरए के बारे में भी पढ़ा था, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था और वहां पे मैंने आपको बताया भी था कि एफआरए जो है वो एक वन पीरियड इक्विवेलेंट होता है एक स्वैप का। एक स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप जो होता है प्राइमरीली, उसमें अपन सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस करते हैं ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर मल्टीपल पीरियड्स फॉर सीरीज। और एफआरए में अपन एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज करेंगे फॉर जस्ट वन पीरियड। तो एफआरए में भी स्वैप हो रहा है, आप फ्लोटिंग रेट को फिक्स्ड रेट में स्वैप कर रहे हो बट जस्ट एक पीरियड के लिए कर रहे हो। इंटरेस्ट रेट स्वैप में आप लंबे समय के लिए करते हो। इंटरेस्ट रेट स्वैप को अगर आपको रेप्लिकेट करना है यूजिंग एफआरए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीरीज ऑफ एफआरए में एंटर करना पड़ेगा। आपको सीरीज ऑफ एफआरए में एंटर करना पड़ेगा। एक एग्जांपल भी हमने लिया था कि लेट्स से आप अपने फ्रेंड के साथ एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर करना चाहते हो जहां पे आप ओवर वन पीरियड 4 पेमेंट्स को एक्सचेंज करोगे एवरी क्वार्टर। तो उसके लिए या तो आपको खाली एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर करने से आपका काम हो जाएगा या फिर आपको 4 एफआरए में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक एफआरए खाली आपको एक पीरियड के एक्सचेंज के लिए एंटाइटल करेगा। अगर आपको 4 पीरियड में एक्सचेंज करना है तो आपको 4 अलग अलग एफआरए में एंटर करना पड़ेगा एंड उसको अपन सीरीज ऑफ एफआरए बोलते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद आपका जो भी डाउट होगा, मैंने आपको बताया भी था कि इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और एफआरए में और भी जो दो थोड़े डिफरेंसेस रहते हैं, सब चीज इस डिस्कशन के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। जब अपन स्वैप पढ़ेंगे ना तो प्राइमरीली लेवल 1 में अपन इंटरेस्ट रेट स्वैप के बारे में ही पढ़ते हैं। तो आवर प्राइमरीली फोकस विल बी इंटरेस्ट रेट स्वैप, कैसे अपन इंटरेस्ट रेट स्वैप का प्राइसिंग और उसका वैल्यूएशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको बताया कि जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें अपन सीरीज ऑफ एक्सचेंजेस करते हैं ऑफ पेमेंट्स, और जो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें खाली एक सिंगल एक्सचेंज होता है, वन सिंगल एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ये एक प्राइमरीली फर्क है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लीनियर पे ऑफ मिलता है। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको लीनियर पे ऑफ मिलता है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट आपको बियर करना पड़ेगा, और अगर आपको लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आपको, वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट भी आप एंटाइटल्ड होगे और जो लॉस है वो लॉस भी आपको बियर करना होगा। Why am I not able to see the chats here? देखो ना वो कनेक्शन उसको। गिव मी अ मिनट। हाँ, आ गया उसमें। रिफ्रेश इट। तो दोनों में आपको लीनियर पे ऑफ देखने को मिलता है। प्रॉफिट के लिए आप एंटाइटल्ड हो, लॉस के लिए आपको लॉस बियर भी करना पड़ेगा। और एक चीज है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का वैल्यू एट इनिशिएशन इज इक्वल टू 0। अगर आप जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसी समय आपको कोई बोले कि भाई
कौन बता, तो कौन जीता कौन हारा, तो आप क्या बोलोगे, यार अभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं, स्वैप में, फॉरवर्ड में, फ्यूचर्स में, हर केस में जो वैल्यू होता है एट इनिशिएशन वो हमेशा 0 होता है। तो बेसिकली ये दो सिमिलैरिटी है, लीनियर पे ऑफ एंड वैल्यू एट इनिशिएशन इज इक्वल टू 0, और ये एक डिसिमिलैरिटी है बिटवीन अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी अपन डिस्कस करेंगे FRA, एक फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट को, और एक इंटरेस्ट रेट स्वैप को। ये पूरा अभी अपन डिस्कस करेंगे। फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या होता है सर, इसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी से फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट का एक्सचेंज करती है। तो देयर इज वन पार्टी हियर एंड देन देयर इज अदर पार्टी हियर। जो पार्टी लॉन्ग FRA होती है ना सर, सब पढ़ा हुआ चीज को खाली रिवाइज कर रहे हैं, और एक पार्टी यहाँ पे शॉर्ट FRA होती है। तो जो पार्टी लॉन्ग FRA होती है सर, वो फ्लोटिंग रेट रिसीव करती है और फिक्स्ड रेट पे करती है, और फिक्स्ड रेट पे करती है। और जो शॉर्ट FRA वाली पार्टी होती है वो फिक्स्ड रेट रिसीव करती है सर, और वो फ्लोटिंग रेट पे करती है। तो जो लॉन्ग FRA पार्टी है इसको अपन फ्लोटिंग रेट रिसीवर, या फिर जब भी आपको एक रेट का रिसीवर देखने को मिलेगा ना, ऑटोमेटिकली समझ जाना कि दूसरे रेट के आप पेयर हो, दूसरे रेट के आप पेयर हो, या फिर आप एक फिक्स्ड रेट पेयर हो। ठीक है, आइदर यू आर अ फ्लोटिंग रेट रिसीवर और यू आर अ फिक्स्ड रेट पेयर। और जो पार्टी शॉर्ट FRA होती है वो पार्टी फ्लोटिंग रेट पेयर होती है, या फिर फिक्स्ड रेट रिसीवर होती है, फिक्स्ड रेट रिसीवर होती है। बट एक बार में FRA में अपन खाली एक पीरियड के लिए ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है उसको एक्सचेंज करते हैं, फॉर अ सिंगल पीरियड ओनली। एक FRA कॉन्ट्रैक्ट में एक ही पेमेंट एक्सचेंज होगा फॉर अ सिंगल पीरियड ओनली, एक ही पीरियड के लिए पेमेंट एक्सचेंज होगा फॉर अ सिंगल पीरियड ओनली। ठीक है सर, फिर इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट स्वैप में भी अपने पास दो पार्टीज होती है। एक पार्टी होती है, दो पार्टीज हैं। एक पार्टी जो है इसमें फिक्स्ड रेट पेयर होती है। फिक्स्ड रेट पेयर का क्या मतलब है सर, फ्लोटिंग रेट रिसीवर। जिसको भी फ्लोटिंग रेट मिल रहा है, मतलब मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसको ज्यादा रेट मिलेगा, तो इसको क्या होता है, गेन होता है व्हेन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज। गेन इफ इंटरेस्ट इंक्रीज, जैसे लॉन्ग FRA को होता है, यहाँ पे भी गेन इफ इंटरेस्ट इंक्रीज, है ना। और जो शॉर्ट FRA होता है इसको कब गेन होता है सर, गेन इफ इंटरेस्ट डिक्रीज। और जो अपना दूसरी पार्टी होती है यहाँ पे स्वैप में, ये फिक्स्ड रेट रिसीवर होती है। फिक्स्ड रेट रिसीवर का मतलब ये सर फ्लोटिंग रेट पेयर है। सर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया ना तो इसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अपने जेब से, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो इसको अपने जेब से कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये पार्टी को ना सर गेन होता है, गेन इफ इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेस, इस पार्टी को गेन होता है इफ इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीजिंग। तो इसको फ्लोटिंग रेट मिलता है और इसको फिक्स्ड रेट देना पड़ता है, जस्ट लाइक हियर, जस्ट लाइक हियर। और ये वाले पार्टी को फिक्स्ड रेट मिलता है और इसको फ्लोटिंग रेट देना पड़ता है। ठीक है, तो सर यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो सेम मैकेनिज्म यहाँ पे है, फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पे अपन ये एक्सचेंज ओवर मल्टीपल पीरियड्स कर सकते हैं, एक्सचेंज फॉर मल्टीपल पीरियड्स,
मल्टीपल पेमेंट डेट्स में ये एक्सचेंज किया जा सकता है। ठीक है, अभी अपन एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट्स से अपने एंटर किए इन एन इंटरेस्ट रेट स्वैप। तरुण बोल रहे हैं कि सर आजकल आप खाली ब्लैक शर्ट क्यों पहन के आते हो? नालायक, तुमको खाली यही चीज में ध्यान रहता है। एक बार तुम और लास्ट टाइम कुछ कुछ ये सब बारे में बात किए थे। एग्जाम में तुमसे ये पूछेगा सीएफए इंस्टीट्यूट वाला। अभी यहाँ क्लास में ध्यान दो, ये क्या पहन के आते हो बोल रहे हो? सब नालायक लोग भरा हुआ है क्लास में। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट रेट स्वैप का, पूरा हर चीज को इतना अच्छे समझ रहे हैं, और तुमको यहाँ पे ये सूझ रहा है कि हम क्या पहन के आया है। जिस दिन अच्छा नहीं दिखेगा पहन के आने के बाद, उस दिन बोलना कि ये क्यों पहन के आया। जब तक अच्छा दिख रहा है पहन के आने के बाद, यू डू नॉट हैव एनी राइट टू टेल। यहाँ ध्यान दो, ब्लैक शर्ट क्यों पहन। ये लोग एग्जाम में यही सब टिक करेगा। ब्लैक वाइट, ऑप्शन बी वाइट, सी बोथ ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो आपने एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर किया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जहां पे आप क्वार्टरली पेमेंट्स एक्सचेंज करोगे। आप क्वार्टरली पेमेंट्स एक्सचेंज करोगे। क्वार्टरली पेमेंट एक्सचेंज करना मतलब एवरी 90 डेज आप एक बार पेमेंट एक्सचेंज करोगे। एवरी 90 डेज अपने पेमेंट को एक्सचेंज करेंगे। तो लेट्स से ये टाइमलाइन है, 0, 90 डेज, 180 डेज, 270 डेज एंड 360 डेज। ठीक है, जो पार्टी फिक्स्ड रेट पेयर होगा और फ्लोटिंग रेट रिसीवर होगा, उस पार्टी का हर पीरियड क्या सेटलमेंट वैल्यू होगा? उस पार्टी का क्या सेटलमेंट वैल्यू होगा? सर उसको फ्लोटिंग रेट मिल रहा है। फ्लोटिंग रेट को अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे MRR, उस पीरियड का एन। एन रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो ये उसको मिलेगा, फ्लोटिंग रेट रिसीव करेगा और फिक्स्ड रेट पे करेगा। स्वैप में तो यही होता है ना, आप एक रेट रिसीव करते हो और दूसरा रेट आपको पे करना है। तो दूसरा रेट आप पे करोगे विच इज फिक्स्ड रेट। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। सो एफ इज फिक्स्ड रेट, MRR is the floating rate for that particular period. तो every 90 डे कैसे पेमेंट दिखेगा इस पार्टी को? सर MRR मिलेगा हर 90 डे, हर 90 डेज इस पार्टी को MRR जो है वो मिलेगा, और इस पार्टी को फिक्स्ड रेट पे करना पड़ेगा। इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। यस, इस तरीके से आपका जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वो दिखेगा। देखो इस तरीके से, एवरी 90 डे यू आर अ फ्लोटिंग रेट रिसीवर एंड यू आर अ फिक्स्ड रेट पेयर। जो ये फिक्स्ड रेट है ये अपन डिसाइड कर लेते हैं स्टार्ट में, और ये फिक्स्ड रेट इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्वैप। और हर पीरियड में उस 90 डेज का क्या फ्लोटिंग रेट रहता है वो आपको एवरी 90 डे मिलता जाएगा। तो दिस विल लुक लाइक दिस। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट पेमेंट होगा, जो आपका फर्स्ट पेमेंट होगा, यहाँ पे टोटल 4 पेमेंट होंगे हर 90 डे में। एक पेमेंट 90 डेज में होगा, सेकेंड 180 डेज में, थर्ड 270 डेज में, और फोर्थ पेमेंट जो होगा वो 360 डेज में होगा। तो जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो कब होगा सर? इट विल हैपन 90 डेज फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ टाइम जीरोस में अगर खड़े हैं तो जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो कब होगा सर? आज से 90 दिन बाद, आज से 90 डेज के बाद। तो 90 डेज फ्रॉम नाउ। यस, जो पार्टी फिक्स्ड रेट पेयर है सर, जो पार्टी फ्लोटिंग रेट रिसीवर है, उसको क्या पेमेंट एक्सचेंज होगा? MRR 1 - F। जो
फर्स्ट पीरियड के लिए अपना एमआरआर होगा वो उसको मिलेगा, और फिक्स्ड रेट पेयर है तो उसको फिक्स्ड रेट जो है वो पे करना होगा। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी पीरियड के लिए, कोई भी चीज़ के लिए जो इंटरेस्ट रेट होता है दैट इज़ ऑलवेज़ नोन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। इस पीरियड में क्या इंटरेस्ट रेट चलेगा वो आपको यहाँ पे पता रहेगा। यहाँ पे आपको अपना फिक्स्ड रेट भी पता है स्वैप का। जब आप एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो आप एक रेट फिक्स कर लेते हो कि भई ये अपना फिक्स्ड रेट है। इसके ऊपर जाएगा तो जो फ्लोटिंग रेट रिसीवर है उसको फ़ायदा, और इसके नीचे जाएगा तो जो फिक्स्ड रेट रिसीवर है, जो फ्लोटिंग रेट पेयर है, उसको उसको फ़ायदा होगा। ये भी आपको मैंने यहाँ पे बताया है, देखो उसको फ़ायदा है, जो नीचे जाएगा। तो जैसे अपन एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो एक फॉरवर्ड प्राइस को फिक्स कर लेते हैं ना, जो इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी स्वैप में जब अपन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, तो एक रेट को अपन फिक्स कर लेते हैं, और ये फिक्स्ड रेट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा जो फिक्स्ड रेट पेयर है उसको ये फिक्स्ड रेट पे करना है, और जो फिक्स्ड रेट रिसीवर रहेगा उसको ये फिक्स्ड रेट मिलेगा। ठीक है? तो ये फिक्स्ड रेट तो अपन यहीं पे फिक्स कर लिए। ये फिक्स्ड रेट जो है ये अपन यहाँ पे फिक्स कर लिए, ये अपन को यहाँ पे पता है। तो फिक्स्ड रेट इज नोन हियर, एफ इज नोन हियर। ये जो एफ है ये अपन को यहाँ पे पता है। इस पीरियड का ये फर्स्ट 90 डेज पीरियड का जो फ्लोटिंग रेट है, जो आने वाला रेट है, जो एक्चुअल में रेट है, इस 90 डेज के लिए क्या रेट लगना है ये भी आपको स्टार्ट ऑफ द पीरियड में पता रहेगा। तो ये वाला रेट भी, ये एमआरआर वाला रेट जो है वो भी अपन को यहाँ पे पता रहता है। तो एमआरआर वन इज ऑल्सो नोन एट p इक्वल टू 0। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बोथ द रेट्स आर नोन एट द इनिशिएशन ऑफ द स्वैप। बोथ द रेट्स आर नोन एज एट द इनिशिएशन ऑफ द स्वैप। फिक्स्ड रेट भी मुझे पता है, फ्लोटिंग रेट भी मुझे पता है। जो एक्सचेंज होगा, जो सेटलमेंट होगा, वो आज से 90 डेज के बाद होगा कि भाई कौन से पार्टी को कितना मिलेगा। ठीक है? एक्सचेंज खाली यहाँ पे होगा, रेट दोनों यहाँ पे पता है। हो सकता है ये रेट दोनों सेम हो, तो यहाँ कोई भी पार्टी किसी को कुछ भी नहीं देगी। अगर कोई डिफरेंस होगा तो जो पार्टी को ज़्यादा पैसा मिलेगा वो पार्टी को रिसीव करेगी, जो पार्टी को कम पैसा मिलेगा उस पार्टी को देना है। सिंपल, स्वैप में ऐसे ही होता है। ठीक है? तो एक नेट पेमेंट एक्सचेंज करते हैं, जो पार्टी की गेन है उसको मिलता है, जो पार्टी का लॉस है उसको देना पड़ता है। तो फर्स्ट पेमेंट विल हैपन 90 डेज फ्रॉम नाउ, एंड जो फ्लोटिंग रेट रिसीवर है या फिर फिक्स्ड रेट पेयर है, या फिर फिक्स्ड रेट पेयर है, बात बराबर है, वो इस तरीके से लेन-देन करेंगे। बोथ द रेट्स आर नोन एट T0, बोथ नोन एट T इक्वल टू 0। ठीक है? हो सकता है दोनों रेट सेम हो, तो यहाँ पे आफ्टर 90 डेज जब पेमेंट का सेटलमेंट होता है, इंटरेस्ट रेट का सेटलमेंट होता है, तो फिर कोई भी पार्टी एक दूसरे को नहीं देगी। अगर डिफरेंट होगा यहाँ पे रेट, तो फिर यहाँ पे पार्टी को वो डिफरेंस को सेटल करना पड़ेगा। फिर जो सेकंड पेमेंट होगा वो कब होगा सर? वो होगा 180 डेज फ्रॉम नाउ। वो होगा 180 डेज फ्रॉम नाउ। यस, ये वाला जो पेमेंट होगा दैट विल हैपन 180 डेज फ्रॉम नाउ। तो जो फिक्स्ड रेट पेयर है और फ्लोटिंग रेट रिसीवर है उसको कितना मिलेगा? MRR2 माइनस एफ। सिंपल, इस समय का जो रेट होगा, एक्चुअल में रेट वो मिलेगा, और फिक्स्ड रेट अपन को देना पड़ेगा। जो ये रेट होता है वो अपन को यहाँ पे पता रहेगा कि भाई आने वाले 90 डेज के लिए क्या एक्चुअल में रेट चल रहा है, वो अपन लेंगे और फिक्स्ड रेट देंगे एट टाइम इक्वल टू 180 डेज। फिर आएगा आपका थर्ड पेमेंट। थर्ड पेमेंट कब होगा सर? 270 डेज फ्रॉम नाउ। क्या होगा पेमेंट? MRR3 माइनस एफ। ये सारा मैं उनके लिए लिख रहा हूँ जो फिक्स्ड रेट पेयर होंगे एंड फ्लोटिंग रेट रिसीवर होंगे। फिर आएगा आपका फोर्थ पेमेंट।
ये कब होगा सर? ये होगा 360 डेज फ्रॉम नाउ। 360 डेज फ्रॉम नाउ। पेमेंट क्या होगा? MRR4 माइनस फिक्स्ड रेट। जो एक्चुअल में मार्केट में फ्लोटिंग रेट होगा फॉर द फोर्थ पीरियड, इस पीरियड के लिए वो आप रिसीव करोगे, और जो फिक्स्ड रेट जो आपने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट फिक्स कर लिया था, वो आप पे करोगे, और आपका जो एक्सचेंज होगा वो इस हिसाब से होगा। आपका जो एक्सचेंज होगा वो इस हिसाब से होगा। ठीक है, ये होता है आपका एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में एक्सचेंज इस तरीके से होता है। सर अगर मैं सेम चीज को रेप्लिकेट करना चाहूँ यूजिंग एन एफआरए, तो क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि एफआरए में भी तो यही होता है, एक फ्लोटिंग रेट रिसीवर होता है और एक फिक्स्ड रेट रिसीवर होता है, तो एफआरए में भी यही होगा। द आंसर इज बिल्कुल यस। आपने पढ़े भी हैं कि कैसे अपन इसको एफआरए के थ्रू कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये चीज को एफआरए में कर सकते हो। जब आप एफआरए में इस चीज को रेप्लिकेट करोगे तो आप कौन सी पार्टी बन के करोगे? थिंक, कौन सी पार्टी को एफआरए में फ्लोटिंग रेट रिसीव होता है और फिक्स्ड रेट पे करना पड़ता है? कौन सी पार्टी को करना पड़ता है सर? बताओ तो, बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। हम लोग लॉन्ग एफआरए में ये वाला काम करेंगे। वी विल एंटर इनटू अ सीरीज ऑफ एफआरए एज अ लॉन्ग एफआरए। अभी आपने लिखवाया भी था लॉन्ग एफआरए, फ्लोटिंग रेट रिसीवर फिक्स्ड रेट पेयर, फ्लोटिंग रेट रिसीवर फिक्स्ड रेट पेयर। तो अपन एफआरए में ये सेम चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग अ लॉन्ग एफआरए। हम लोग एक सीरीज ऑफ एफआरए में एंटर करेंगे, क्योंकि सर एक से ज्यादा बार पेमेंट एक्सचेंज हो रहा है। सर देखो 4 बार पेमेंट एक्सचेंज हो रहा है, तो अपन को एक सीरीज ऑफ एफआरए में एंटर करना होगा। ठीक है, बट सर ये वाला पेमेंट तो अपन को स्टार्टिंग में ही पता है, दोनों रेट्स पता है कि भाई एक्चुअल रेट भी क्या है और फिक्स्ड रेट भी क्या है, ये तो अपन को यहाँ पे पता ही है। बाकी सारे पेमेंट्स अपन को नहीं पता ना। अपन को ये नहीं पता कि भाई 90 डेज के बाद जो नेक्स्ट 90 डेज के लिए एक्चुअल रेट क्या होगा, ये अपन को नहीं पता। तो यहाँ पे आप सही में एक अनसर्टेनिटी है, एक रिस्क है, जिसको आप ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से कम कर सकते हो। जब आपको ये दोनों चीजें पता है, तो फिर इस पर्टिकुलर पीरियड में एफआरए में एंटर करके कोई फायदा है ही नहीं। क्योंकि जो भी, अगर लेट्स से आपको पता है कि आज एमआरआर 4% है, इस पीरियड के लिए एक्चुअल में जो रेट है मार्केट में वो 4% है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर पीरियड में एफआरए में एंटर करना चाहोगे जहां पे आपको पे करना पड़ेगा फिक्स रेट 5%? नहीं। क्यों आप जबरदस्ती उस रेट में एंटर करोगे जब आपको पता है कि भाई मार्केट में 4% रेट चल रहा है? तो जब आप एक लॉन्ग एफआरए हो, जब आपको फ्लोटिंग रेट मिलेगा, मतलब आपको 4% मिलेगा और आपको फिक्स रेट पे करना होगा 5%, तो आप यहाँ पे उस रेट में एंटर ही नहीं करोगे। ये एफआरए का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई अपने पैर में खुद से क्यों मारेगा, है ना? ज़्यादा दाम देगा और कम इंटरेस्ट रेट रिसीव करेगा, आप नहीं करोगे। व्हेन बोथ द रेट्स आर नोन, तो देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो अनसर्टेनिटी, तो फिर डेरिवेटिव का कोई मतलब ही नहीं है। कोई पार्टी जीतेगी ही नहीं। अगर अपन यहाँ पे एंटर भी करेंगे तो अपन जो फिक्स रेट है उसको भी 4% ही रखना चाहेंगे, है ना? तो ये वाला पेमेंट तो अपन को नोन रहता है, सो वी विल नॉट एंटर इनटू दिस एफआरए। एक्चुअल में जहाँ अनसर्टेनिटी है, ये वाला पीरियड के लिए, ये वाला पीरियड के लिए और ये वाला पीरियड के लिए, 3 जगह अनसर्टेनिटी है। क्योंकि फिक्स रेट तो अपन यहाँ पे फिक्स कर लिए हैं, पर उस पीरियड के लिए क्या एमआरआर होगा ये अपन को नहीं पता। ये अपन को 90 डेज के बाद पता चलेगा, इस केस में 180 डेज के बाद पता चलेगा, और इस केस में 270 डेज के बाद पता चलेगा कि भाई आने वाले समय के लिए क्या एमआरआर होना चाहिए। आज अपन को ये चीज नहीं पता है। पर ये वाला जो फर्स्ट पेमेंट है, जो फर्स्ट 90 डेज का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे अपन को दोनों रेट्स यहाँ पे पता है। सर जब दोनों रेट्स पता है, तो मैं फिर क्यों ये काम करूंगा? मैं वो उस केस में एफआरए में एंटर नहीं करूंगा, है ना? लेट्स से अगर आपको पता है कि गोल्ड का दाम आफ्टर 6 मंथ्स, रैशनली समझना, आफ्टर 6 मंथ्स 9,000 रुपीज होगा, ठीक है? तो क्या आप गोल्ड को बाय करोगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ₹10,000 में? क्या आप किसी को बोलोगे कि भाई मैं तेरे पास 6 महीने बाद आऊँगा, जब मार्केट में गोल्ड एक्चुअल में 9,000 में बिक रहा होगा, तो मैं तेरे से आके वो सेम गोल्ड को ₹10,000 में खरीदूँगा?
क्या वो काम करोगे? द आंसर इज़ नहीं। जब आपको पता है कि भई आने वाले समय के लिए क्या इंटरेस्ट रेट होने वाला है, तो फिर आप उस पर्टिकुलर केस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करोगे, क्योंकि एफआरए में तो आपके पास चॉइस है। स्वैप में आपके पास चॉइस नहीं है। स्वैप में अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करें एवरी 90 डेज सेटलमेंट, तो यू विल हैव टू फॉलो दैट। इट इज़ अ सीरीज एट रेगुलर इंटरवल्स। एफआरए में यू हैव चॉइस कि भाई आपका एक एफआरए एक पीरियड के लिए होता है। अगर आपको ये चारों पेमेंट को रेप्लिकेट करना है, तो आप 4 एफआरए में एंटर करो। आप चाहोगे कि खाली मेरे को ये 3 पेमेंट रेप्लिकेट करना है, आफ्टर 180 डेज, आफ्टर 270 डेज एंड आफ्टर 360 डेज, ये 3 पेमेंट को ही रेप्लिकेट करना है, तो आप खाली 3 एफआरए में एंटर करो। सिंपल, यू हैव अ चॉइस। तो मैं फिर फर्स्ट वाले एफआरए में एंटर ही नहीं करूंगा फर्स्ट 90 डेज में एक्सचेंज करने के बाद, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज आई नो बोथ द रेट्स। आई विल जस्ट एंटर इनटू रिमेनिंग 3 एफआरएस जहां पे एक्चुअल में अनसर्टेनिटी है। तो ये सेम चीज को मैं रेप्लिकेट कर सकता हूं, यूजिंग अ सीरीज ऑफ एफआरए विथ 3 एफआरएस। 3 एफआरए विल डू द जॉब फॉर अस, क्योंकि यहाँ पे अपने पास वन नोन पेमेंट रहेगा व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू एफआरए। जब अपन टाइम जीरो में एफआरए में एंटर करेंगे, तो अपने पास एक नोन पेमेंट रहेगा और 3 अननोन पेमेंट्स रहेंगे। ये वाला पेमेंट नोन रहेगा और ये 3 अननोन पेमेंट्स अपने पास रहेंगे। तो जो अननोन पेमेंट्स हैं उनके लिए अपने एक एफआरए में एंटर कर लेंगे। तो सेम थिंग कैन बी रेप्लिकेटेड इन एन एफआरए यूजिंग 3 एफआरएस। 3 एफआरए विल डू द जॉब फॉर यू। ठीक है। अब सर, फर्क क्या है? जब आप एक पूरे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को एफआरए और स्वैप में, तो आपने हम लोग को फर्क समझाया कि इट इज फॉर अ सिंगल पीरियड और इट इज फॉर मल्टीपल पीरियड्स। बट सीरीज ऑफ एफआरए में तो मैं ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सेम चीज को रेप्लिकेट कर सकता हूँ, है ना? जो इंटरेस्ट रेट स्वैप में काम हो रहा है, सेम चीज मैं सीरीज ऑफ एफआरए में एंटर करके भी कर सकता हूँ। तो इसका ये मतलब है कि सीरीज ऑफ एफआरए और इंटरेस्ट रेट स्वैप में कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है, दो फर्क अभी भी हैं, दो फर्क अभी भी हैं। सबसे पहला फर्क क्या है वो समझो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से डिस्कशन को सुने होंगे, तो मैंने सेटलमेंट डेट कब का लिया है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में? व्हाट आर द डिफरेंट सेटलमेंट डेट्स? व्हाट आर द डिफरेंट सेटलमेंट डेट्स? मैंने बोला 90 डेज के बाद आप एमआरआर रिसीव करोगे और फिक्स रेट पे करोगे। 180 डेज के बाद आप एमआरआर रिसीव करोगे और फिक्स रेट पे करोगे। एट द एंड ऑफ द पीरियड मैंने सेटलमेंट करवाया। देखो, एक्चुअल जो सेटलमेंट हो रहा है लेन देन का, इट इज हैपनिंग एट द एंड ऑफ द पीरियड। जिस दिन वो ओरिजिनली होना चाहिए, आप उस दिन ही वो कर रहे हो। भले आपको रेट पहले से पता रहता है, एक पीरियड पहले रेट पता रहता है, यस यस, बट आप सेटलमेंट जिस दिन आइडियली होना चाहिए आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर दैट पीरियड, एट द एंड ऑफ द पीरियड, देखो आप उसी दिन उसको सेटलमेंट कर रहे हो। बट एफआरए में मैंने आपको क्या बताया था? सो सेटलमेंट डेट इज एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड। एक इंटरेस्ट रेट स्वैप में जो इंटरेस्ट रेट्स का सेटलमेंट हो रहा है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ ईच पीरियड होता है। बट एक एफआरए में मैंने आपको क्या बताया था? एक एफआरए में मैंने आपको क्या बताया था कि अपने बिगनिंग ऑफ द पीरियड में ही सेटलमेंट कर लेते हैं। बिगनिंग ऑफ द पीरियड सेटलमेंट करते हैं, याद आ रहा है? अपने बिगनिंग ऑफ द पीरियड सेटलमेंट करते हैं। और कैसे सेटलमेंट करते हैं सर? प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं ऑफ द वैल्यू या फिर पे ऑफ। और किस रेट से डिस्काउंट करते हैं सर? जो एक्चुअल में रियलाइज्ड रेट होता है, एक्चुअल रेट या रियलाइज्ड रेट, उससे अपन इसको डिस्काउंट करते हैं। ये मैंने आपको काफ़ी बार पहले बताया है। तो सबसे पहला फ़र्क तो ये है कि स्वैप में जो आपका स्वैप होता है इंटरेस्ट रेट्स का, दैट हैपेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड। यस, आपके सीरीज ऑफ एफआरए में या फिर खाली एफआरए बोल लो या सीरीज ऑफ एफआरए बोल लो, दोनों केस में जो आपका एक्सचेंज होगा पेमेंट्स का, दैट हैपेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। क्योंकि दोनों रेट्स अपन को एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पता रहते हैं, तो वाई वेट टिल द एंड एंड
क्यों अपन काउंटर पार्टी रिस्क बढ़ाएं, एफआरए में ये बोला जाता है। इसीलिए आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड में ही कर लो, इसीलिए आप स्टार्ट ऑफ द पीरियड में कर लो। सर स्वैप में भी तो अपन को दोनों रेट यहाँ पे पता है, क्योंकि आने वाले 90 डेज के लिए क्या एमआरआर होगा ये आपको यहाँ पे पता रहेगा, और फिक्स रेट तो पता ही है। तो फिर स्वैप में ऐसा क्यों नहीं करते बेटा? जब ये डेवलप हुआ था उस समय का माइंडसेट सोचो। स्वैप एक लंबे समय का एक्सचेंज चलता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो एक पीरियड पहले लेके भी आप कितना काउंटर पार्टी रिस्क को कम कर लोगे? जो कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ ही 5 साल, 10 साल, 15 साल तक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट चलने वाली है, तो एक पीरियड आगे करने से आपका कितना ही तो रिस्क कम हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए अपन जिस डेट उसको होना चाहिए उस डेट ही करते हैं। बट एफआरए क्या होता है? इट इज जनरली अ सिंगल पीरियड कॉन्ट्रैक्ट, कि अपन एक पीरियड के लिए फटाफट इंटरेस्ट रेट को एक्सचेंज कर लेते हैं, मेरे को खाली उस एक पीरियड के लिए अपने इंटरेस्ट रेट एक्सपोजर को चेंज करना है, तब आप एफआरए में एंटर करोगे। हाँ, तो एक पीरियड में तो बहुत लंबा समय का नहीं है, उस एक पीरियड में अगर अपन 1 साल बात करने वाले हैं तो भाई आज ही ले दे के खत्म करो, कोई अपना लॉन्ग टर्म दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो रहने वाला नहीं है, तो जो काम है वो आज ही खत्म करके नक्की करो। स्वैप में तो अपन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एक पीरियड आगे कर भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। इसीलिए अपने स्वैप में एट द एंड ऑफ द सेटलमेंट करते हैं, जिस दिन उनको आइडियली होना चाहिए। बट एफआरए में अपने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सेटलमेंट करते हैं, एफआरए में अपने बिगिनिंग ऑफ द पीरियड सेटलमेंट करते हैं, ठीक है? और इस तरीके से सेटल होता है, ये मैंने आपको बताया है। तो सर जो ये वाला एफआरए होगा, ये वाला जो एफआरए होगा दैट वाज ड्यू टू बी सेटल्ड 180 डेज फ्रॉम नाउ, वो अपन 90 डेज में ही लेन देन कर देंगे यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पे ऑफ, जो 180 डेज के बाद होगा। एक एक पीरियड अपन आगे करते जाएंगे। जो 270 डेज वाला एफआरए होगा, जो ये सेकेंड एफआरए होगा अपना, 270 डेज में जो पे ऑफ कैलकुलेट होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू अपन 180 डेज में ही सेटल कर लेंगे। जो 360 डेज वाला एफआरए होगा, जो ये लास्ट एफआरए होगा अपना, उसका जो पे ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट होगा उसका अपने प्रेजेंट वैल्यू करके 278 डे में ही अपना उसका सेटलमेंट कर लेंगे। बेसिकली एक पीरियड बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में ही अपन सेटलमेंट कर लेंगे। अपन 3 एफआरए में एंटर कर रहे थे, 1, 2 एंड 3। दिस वाज वन पीरियड, दिस वाज सेकेंड पीरियड एंड दिस वाज थर्ड पीरियड। तो हर पीरियड के बिगिनिंग में 90 डेज में, 180 डेज में और 270 डेज में अपन एफआरए का सेटलमेंट कर लेंगे। कैसे सेटलमेंट करेंगे? जो पे ऑफ ये वाला हो रहा था, जो ये वाला पे ऑफ हो रहा था, इसी का अपन प्रेजेंट वैल्यू लेके यहाँ पे करेंगे, इसका अपन प्रेजेंट वैल्यू लेके यहाँ पे करेंगे और इसका प्रेजेंट वैल्यू लेके यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो इनके प्रेजेंट वैल्यू एक एक पीरियड आगे में जाके सेटल होते जाएंगे। एक तो आपका ये फर्क हुआ, फर्स्ट डिफरेंस। सर जो सेकेंड डिफरेंस है वो क्या है? सेकेंड डिफरेंस क्या है? स्वैप में मैंने आपको बताया कि जो आपने इंटरेस्ट रेट फिक्स किया था, ठीक है, जो आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जो स्वैप के केस में अपन उसको स्वैप फिक्स्ड रेट भी बोलते हैं, समथिंग विच डिनोट बाय कैपिटल एफ, ये वाला रेट, जो इंटरेस्ट रेट जो फिक्स होता है ना, ये यहाँ पे फिक्स होता है एंड इट रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मल्टीपल डेज अगर इन्वॉल्व है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो भी आपका जो ये एफ है ये फिक्स रहेगा। लेट्स से आपने इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर किया एट द यही सेम सिनेरियो में, और आपने ये फिक्स रेट को फिक्स कर लिया एज 4%। मतलब जो फिक्स रेट पेयर है उसको 4% पे करना पड़ेगा, और जो फिक्स रेट रिसीवर है वो हर बार 4% पर एनम के हिसाब से रिसीव करेगा, और जो भी एमआरआर उस पीरियड में होगा वो आप फ्लोटिंग रेट रिसीवर रिसीव करता जाएगा और 4% पे करता जाएगा। तो जो आपने ये 4% रेट फिक्स किया, दिस 4% विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्वैप। मतलब यहाँ पे भी 4% के हिसाब से होगा, यहाँ पे भी 4%, यहाँ पे भी 4%, यहाँ पे भी 4%। एक बार आपने रेट फिक्स किया, दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्वैप, ठीक है? स्वैप फिक्स रेट, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ओवर मल्टीपल पीरियड्स, ओवर मल्टीपल
पीरियड्स, मल्टीपल डेट्स अगर हैं आपके स्वैप में, तो हर डेट में वो फिक्स्ड रेट जो एफ है इट विल रिमेन फिक्स्ड। बट एफआरए में ऐसा नहीं है। सीरीज ऑफ एफआरए क्या है? दीज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फॉरेन फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। यहाँ पे आप मल्टीपल एफआरएज में एंटर करते हो। मैंने आपको क्या बताया था कि आप 4 एफआरए में एंटर कर रहे हो, आप 3 एफआरए में एंटर कर रहे हो, तो 3 अलग-अलग एग्रीमेंट्स आप साइन करोगे। 3 अलग-अलग एग्रीमेंट्स आप साइन करोगे। उन जब 3 एग्रीमेंट्स को आप कंबाइन कर देते हो, तो उसको अपन सीरीज ऑफ एफआरए बोलते हैं, है ना? तो आप जब 3 अलग-अलग एग्रीमेंट को साइन करोगे, तो आपके पास 3 अलग-अलग बार जो आपका फिक्स्ड रेट है, वो नेगोशिएट करने का पावर आपके पास आता है। तो उस केस में हो सकता है कि जब आप ये 3 एफआरए में एंटर करो, तो हर एक पीरियड के लिए क्या फिक्स्ड रेट होगा, क्या रेट आप फिक्स कर लोगे, वो आप नेगोशिएट कर सकते हो। तो द फिक्स्ड रेट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच। अगर उस फिक्स्ड रेट से ऊपर जाता है, अगर उस फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट रेट ऊपर चले जाता है, एक्चुअल में रियलाइज्ड योर रियलाइज्ड रेट्स आर अबव दैट फिक्स्ड रेट, तो जो लॉन्ग एफआरए पार्टी है उसको मिलेगा और शॉर्ट एफआरए पार्टी को लॉस होगा। अगर उस रेट जो आपने फिक्स किया है उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए, उससे अगर आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट नीचे चले जाता है, तो जो शॉर्ट एफआरए पार्टी है उसको गेन होगा और लॉन्ग एफआरए पार्टी को लॉस होगा। तो यहाँ पे आप जो एफ है उस वो हर पर्टिकुलर पीरियड के लिए पहले से फिक्स कर सकते हो और फिर उसको एज अ कंपैरिजन पॉइंट यूज करोगे, उसको एज अ रेफरेंस पॉइंट आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो सीरीज ऑफ एफआरए में, मल्टीपल एफआरएज में जो फिक्स्ड रेट है दैट कैन बी नेगोशिएटेड, that can be negotiated for each period, that can be negotiated for each period, पर swap contract is one single contract। एक ही बार आप साइन कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, एक ही बार एक ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहे हो, तो जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स रेट लिखा गया वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ द स्वैप। एफआरएज में आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर रहे हो, तो आप हर कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग फिक्स रेट चूज कर सकते हो। वेरी लॉजिकल, वेरी सिंपल। ठीक है? जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, वो एक बार अपन रीड करते हैं, फिर एक लाइन और है, वो आपको मैं समझाऊँगा। कुछ ऐसा विशेष लाइन नहीं है, सिंपल ही है, बट विल सी ये वाली। जो भी मैंने पढ़ाया है, एक बार उसको रीड करते हैं। पूरा मैंने आपको सब चीज़ पढ़ा दिया है, यहाँ पे जितना भी चीज़ है मैंने आपको सब समझा दिया है, खाली रीड करना बचा है। फिर अपने प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। देखो, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लोज इन द फ्यूचर। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे एग्रीमेंट होता है टू एक्सचेंज अ सिंगल वैल्यू, टू एक्सचेंज अ सिंगल वैल्यू इन द फ्यूचर। दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का एक लीनियर पे ऑफ प्रोफाइल होता है एंड द वैल्यू एट इनिशिएशन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है? इंटरेस्ट रेट स्वैप्स वर्सेस एफआरए में क्या फर्क होता है? इन एफआरए वन पार्टी विल पे द फिक्स्ड रेट and the other party will pay the floating rate on a notional principal amount and a net amount is exchanged। However, यहाँ पे कैश फ्लोज जो एक्सचेंज होता है वो खाली एक सिंगल पीरियड के लिए होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट रेट स्वैप है, यहाँ पे भी सर एक पार्टी फ्लोटिंग रेट पे करेगा और एक पार्टी फिक्स रेट पे करेगा। यहाँ पे भी एक नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर पे करेगा, यहाँ पे भी नेट अमाउंट एक्सचेंज होगा, बट यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा कैश फ्लोज का वो मल्टीपल पेमेंट डेट्स में होगा, वो मल्टीपल पेमेंट डेट्स में होगा। एक एग्जांपल अपन ले सकते हैं विच इज 1 year swap, 1 year swap with quarterly payments। One party will pay the fixed rate and the other party will pay the floating rate based on the MRR, and that too every 90 days। At each payment date, only the net interest payment वो exchange होता है on the नोशनल प्रिंसिपल, और जो पार्टी के पास पॉजिटिव पे ऑफ आता है उसको एक नेट पेमेंट रिसीव होगा फ्रॉम दी अदर पार्टी। लेट्स से आपने एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप में एंटर किया जो कि रिप्रेजेंटेड है बाय कैपिटल एफ, एंड एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में एंटर किया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय MRRN। ठीक है? जो स्वैप पेमेंट होगा फॉर अ फिक्स्ड रेट पेयर मतलब फ्लोटिंग रेट रिसीवर, तो वो प्लस MRR होगा माइनस एफ। जो स्वैप पेमेंट होगा फॉर अ फिक्स्ड रेट रिसीवर मतलब फ्लोटिंग रेट पेयर, तो वो कैसे होगा एफ माइनस MRR। So there will be 4 payments that will be exchanged in this swap, one at the end of every quarter, 90 days, 180, 270 and 360।
वन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। स्वैप में जो पेमेंट एक्सचेंज होता है वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड होता है, वो हमेशा एंड ऑफ द पीरियड होता है। जो फर्स्ट पेमेंट होगा वो 90 डेज के बाद होगा। जो फिक्स रेट पेयर है उसको मिलेगा ये फ्लोटिंग रेट मिलेगा, फिक्स रेट पे करना है। दोनों रेट्स आपका नोन है एट टाइम जीरो, एंड जो स्वैप फिक्स रेट है एफ दैट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। जो फ्लोटिंग रेट पेमेंट है इट विल बी बेस्ड ऑन दी 90 डे एमआरआर, ये भी आपको पता है एट द इनिशिएशन ऑफ द, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सब पढ़ाया हुआ है आपको। जो सेकेंड पेमेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी मेड 180 डेज फ्रॉम नाउ एंड टू अ फिक्स रेट पेयर MRR2 माइनस एफ। जो थर्ड पेमेंट होगा वो 270 डेज के बाद होगा, एंड जो फोर्थ पेमेंट होगा वो 360 डेज के बाद होगा। ये सेम पेमेंट्स को आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में भी क्रिएट कर सकते हो। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के जो पेमेंट्स हैं इसको आप FRA में भी क्रिएट कर सकते हो यूजिंग अ सीरीज ऑफ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स। और वो कैसे करोगे? एज अ लॉन्ग FRA पार्टी। दस एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, कॉन्ट्रैक्ट चालू होने में वी हैव वन नोन पेमेंट एंड 3 अननोन पेमेंट। तो आप ये सेम चीज को कर सकते हो क्रिएट यूजिंग अ 3 फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इट विल सर्व योर पर्पस। अब आपको यहाँ पे दो चीज समझनी है। सबसे पहली चीज, जो FRA होता है दे आर सेटल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लोन पीरियड, दे आर सेटल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द लोन पीरियड यूजिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रियलाइज्ड एमआरआर एंड द फिक्स्ड रेट। आपको पता है अपन उसको डिस्काउंट करके लेके आते हैं। तो जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअली आपको पे करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 188 डे सेटलमेंट ऑन 98 डे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 278 डे सेटलमेंट ऑन 188 डे एंड 368 डे सेटलमेंट ऑन 278 डे। कुछ भी नया नहीं है, अपन खाली रीड कर रहे हैं, खाली रीड कर रहे हैं। पर जो स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट स्वैप है वहां पे पीरियोडिक सेटलमेंट होता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ये आपका फर्स्ट डिफरेंस आया। सेकेंड डिफरेंस क्या आया कि जो इंटरेस्ट रेट स्वैप है वहां पे एक स्वैप फिक्स रेट होता है जो अपन कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मल्टीपल पीरियड्स भी आ जाएंगे। वेयरएज अगर आप सीरीज ऑफ FRA में एंटर कर रहे हो तो इसको आपको सोचना है कि भाई इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स एंड वी आर साइनिंग एवरी न्यू एग्रीमेंट फॉर एवरी पीरियड। तो हर पीरियड के लिए आप एक अलग फिक्स रेट को नेगोशिएट और एस्टैब्लिश कर सकते हो, ठीक है। मतलब सर ये जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है ये कुछ नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ FRAs है, मल्टीपल FRAs, हर एक पीरियड का FRA, जहां पे हर FRA का जो फिक्स रेट है ना, हर FRA का जो फिक्स रेट है दैट इज फिक्स्ड एट स्वैप फिक्स्ड रेट F। हर FRA का जो फिक्स रेट है वो सेम है विच इज F, विच इज द स्वैप फिक्स्ड रेट। बस वही होता है एक इंटरेस्ट रेट स्वैप। An interest rate swap can be thought of series of FRA, जहां पे हर एक इंडिविजुअल FRA में जो फिक्स रेट अपने यूज किया है वो अपना वो स्वैप फिक्स रेट ही है, वो 4%। हर कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक इंडिविजुअल FRA का सेम फिक्स्ड रेट होगा 4% का। तो उस केस में आप इंटरेस्ट रेट स्वैप को वैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट एंड देन विल कंटिन्यू विथ प्राइस एंड वैल्यू ऑफ अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा भी आएगा। अपन इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और जहां जहां अपन गलती कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपका पूरा नोट कर दिया है।